हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम लोग सीटेट का क्वेश्चंस पेपर करेंगे और उसी क्रम में आज हम लोग सीटेट 2018 जून का पेपर लेकर आए हैं आपके सामने। और इसको हम लोग एसएसटी यानी कि सोशल साइंस के पूरे 60 क्वेश्चंस जो भी आते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग इसको जानेंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, पहला नहीं है, 31 क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन से शुरू है, 31 से लेकर और आपका 90 तक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। यानी कि विंड वेन, वात दिग्दर्शी माने कि विंड वेन, वायु वेग मापने के लिए वेलासिटी, या वायु दाब यानी एयर प्रेशर, वायु दिशा यानी कि विंड डायरेक्शन, या वायु तापमान यानी कि एयर टेम्परेचर। तो वात दिग्दर्शी का प्रयोग आपका वायु दिशा, वायु की दिशा को नापने के लिए यानी विंड की डायरेक्शन को नापने के लिए किया जाता है। और यह आमतौर पर इस यंत्र को आमतौर पर एक इमारत, एक बिल्डिंग के सबसे ऊंचाई पर लगाया जाता है इसे, और उसके उच्चतम स्थान पर लगाकर उसका विंड को मापा जाता है कि यह विंड आज किस तरफ, किस दिशा में है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जगह ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। ठीक है, वायु दिशा यानी कि विंड डायरेक्शन मापने के लिए वात दिग्दर्शी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो के तरंगों के संचारण में मदद करती है। तो कौन सी परत है जो कि रेडियो के संचारण में मदद करती है। तो ऑप्शन है समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल या बहिर्मंडल। तो कौन सा मंडल है जो कि रेडियो तरंगे जिसमें आपका चलती है। तो जो वायुमंडल है यानी कि थर्मोस्फेयर है, इसमें इसको बहिर्मंडल भी कहते हैं। और इसी मंडल में आपका इसी को आयन मंडल भी कहा जाता है। और वायुमंडल को आयन मंडल भी कहा जाता है, आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। और इसी मंडल में आपकी रेडियो तरंगे संचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, आदर्श होती है। और इसी मंडल में रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौटती है। ठीक है, तो रेडियो तरंगे के लिए उपयुक्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाय वायुमंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरी परत में पहचानिए। तो यह पृथ्वी दिया है और इसका परत दिया गया है कि सबसे आंतरिक कौन सी है, बाह्य कौन सी है, उसे उसी क्रम में आपको पहचानना है और उसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है आपका। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका परपटी, मेंटल और बाहरी क्रूड, उसके बाद आंतरिक क्रूड। सेकेंड ऑप्शन है मेंटल, परपटी, बाहरी क्रूड और आपका परपटी, मेंटल। और थर्ड ऑप्शन है आंतरिक क्रूड, बाहरी क्रूड, परपटी, मेंटल। और फोर्थ ऑप्शन है आंतरिक क्रूड, बाहरी क्रूड, मेंटल, परपटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब सबसे पहले कौन सा आता है, ये आता है इनर कोर, आंतरिक क्रूड। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आएगा, आंतरिक क्रूड। तो आंतरिक क्रूड वाला सबसे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बच जाता है। फर्स्ट सेकंड तो ऐसे ही गलत हो गया। फिर आंतरिक के बाद कौन सा आएगा, आउटर कोर यानी कि बाहरी क्रूड, ये भी अभी तक यहाँ तक सही है। और बाहरी क्रूड के बाद ये है बाहरी क्रूड। और बाहरी क्रूड के बाद क्या आएगा, तो बाहरी क्रूड के बाद आएगा मेंटल, और मेंटल के बाद आता है परपटी। तो मेंटल यहाँ पे है और उसके बाद परपटी। तो ये ऑप्शन में गलत है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ आंसर इज करेक्ट। ठीक है, सबसे पहला आता है इनर कोड, फिर उसके बाद आता है आपका बाहरी क्रूड, और बाहरी क्रूड के बाद मेंटल, और मेंटल के बाद परपटी। ठीक है, IOMP ऐसे आप लोग याद रखिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें क्या दर्शाता है। तो दिए गए आरेख में आप देखिए कि सूर्य, चंद्रमा और
तो क्या दर्शाता है? यहाँ पे पृथ्वी है बीच में, यहाँ पे क्या है? बीच में पृथ्वी है और सूर्य इधर की तरफ है और चंद्रमा ऊपर की तरफ है। तो क्या हुआ है इस टाइम? सूर्य ग्रहण लगा है या चंद्र ग्रहण लगा है या बृहद ज्वार भाटा है या लघु ज्वार भाटा हुआ है। तो इस टाइप के पीरियड को हम लोग टाइड बोलते हैं और इसको हम लोग निप टाइड यानी कि लघु ज्वार भाटा बोलते हैं। और इस समय चंद्रमा और सूर्य एक रेखा में नहीं होते हैं और ये पृथ्वी के ठीक 90 डिग्री समकोण बनाते हैं चंद्रमा। तो इस टाइम गुरुत्वाकर्षण फोर्स यानी कि जी फोर्स बहुत ही कम होती है और इसी टाइम ज्वार भाटा बहुत ज़्यादा बलशाली नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लघु ज्वार भाटा। 4th नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक इसके उल्टा रहता तो बृहद ज्वार भाटा रहता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो क्या कहलाता है? तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प या चाप झील। जब नदी बड़े मैदानों में प्रवेश करती है तो यह मुड़कर बड़े बड़ा नाला बनाती है और कैसे चलती है? यह सांप की तरह चलती है। ठीक है, सांप की तरह। तो विसर्प क्या बनाती है? विसर्प बनाती है और यह इस दौरान नदियों के मुड़ने से इस आकार का भी रचना होता है। इस प्रकार नदियाँ चलती है। ठीक है, विसर्प की तरह। ठीक है, सांप की तरह। तो इसी संरचना को विसर्प कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विसर्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन उपयोगी है? ऑप्शन है वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग या जल मार्ग। तो दुर्गम क्षेत्र में सबसे मतलब कि आसान यातायात कौन सा होगा? तो दुर्गम क्षेत्र में सबसे आसानी से और जल्दी क्या पहुंच जाएगा? तो वायु मार्ग द्वारा ही, यानी कि एयरवेज द्वारा जल्दी आपका जल्दी सामान पहुंच सकता है आपदा के समय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वायु मार्ग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है? नगरीय भूगोल या जैव भूगोल या जनसांख्यिकी या मानव भूगोल। तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया है। तो भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव संख्या की संरचना को दर्शाता है उसको हम लोग जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। और इसी अध्ययन के आधार पर हम लोग मानव की आबादी को गणना करते हैं और इसमें जनसंख्या के आकार, वितरण, जन्म, निवास और वय वृद्धि, मृत्यु के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग का है, यानी कि अभिकथन और कारण का है और इसमें बताना है कि आपको कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो पहला कथन है, अभिकथन ए है कि सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे के बाद अस्त होता है। कारण, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन है क्या ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का स्पष्ट करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य हैं और लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। और तीसरा ऑप्शन है कि ए सत्य है, आर असत्य है और ए असत्य है और आर सत्य है। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो सबसे पहले देखिए, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। तो बिल्कुल सही, ऐसा होता है क्योंकि वो 2 घंटे पहले भी निकलता है। सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। तो यह लेट से आपका लगभग 2 घंटे बाद भी गुजरात में जो है 2 घंटे लेट से आपका अस्त होता है सूर्योदय। तो ये बात सत्य है। दूसरा कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो बिल्कुल सही, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है।
तो क्या आर और ए को स्पष्ट करता है या आर और ए को स्पष्ट नहीं करता है? तो देखिए इसमें ये जो है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर है, तो इससे ये पहला स्टेटमेंट आपका स्पष्ट नहीं करता है कि ये इसके कारण ही हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जगह ऑप्शन नंबर 2 ए आर का स्पष्ट कथन नहीं है, मतलब कि इसका जो असर्शन है, जो अभिकथन है, उसका रीजन ये स्पष्ट रीजन नहीं है, इसका रीजन कुछ और होता है। ठीक है, इसका दूसरा रीजन क्या है कि जो आपका 1 डिग्री अक्षांश में कुल 4 मिनट होता है, तो 30 और आपका जो हमारा वो है क्या बोलते हैं गुजरात है, वह 30 डिग्री अक्षांश पे दूर है, तो 30 × 4 यानी कि 120 मिनट दूरी पे है, तो इसलिए 2 घंटा यहाँ पे 120 मिनट यानी कि 2 घंटा, तो 2 घंटा लेट से डूबता है। अगर इस टाइप का कुछ रीजन दिया रहता तो ये कथन का इसका आर ए को स्पष्ट करता, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऑप्शन है ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा या कोयला। तो सौर ऊर्जा नहीं, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो गैर परंपरागत पूछ रहे हैं कि प्राकृतिक नहीं पूछ रहा है, अप्राकृतिक। ईंधन जो है परंपरागत है, प्राकृतिक गैस भी परंपरागत है, कोयला भी परंपरागत है, लेकिन सौर ऊर्जा है जो कि गैर परंपरागत है। क्या है? गैर परंपरागत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सोलर एनर्जी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों को मछली का प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हार्टिकल्चर या पीसीकल्चर। तो मछली पालन को हम लोग क्या कहते हैं? तो मछली पालन को, जो विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन को पीसीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीसीकल्चर। ठीक है। और सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों से सूत निकालने को, कपड़ा निकालने को सेरीकल्चर कहते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पीसी कल्चर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय मार्गों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है जल संधि, स्थल संधि या द्वीप या खाड़ी। तो उसको क्या कहते हैं? स्थल का एक संकरा भाग जिससे 2 विशाल भूभाग आपस में जुड़ता है, उसको हम स्थल संधि कहते हैं, यानी कि इस्थीमस। यानी कि एक स्थल 2 स्थल से दूसरे को जोड़ता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्थल संधि कहेंगे। वहीं जल के द्वारा जल जुड़ेगा तो उसे जल संधि कहेंगे। और एक आइलैंड तो एक बीच समुद्र में कहीं होता है, उसे आइलैंड कहते हैं। और खाड़ी को आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्थल संधि। खाड़ी मैंने बंगाल की खाड़ी, जिसमें कई सारी नदियाँ आकर एक समुद्र, विशाल समुद्र में मिलती हैं, उसी को खाड़ी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो कौन सा आकार में सबसे छोटा महाद्वीप है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। और वहीं अगर बड़ा पूछ दिया तो बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे ज़्यादा बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे ज़्यादा छोटा है। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल 77 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। क्लियर है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए पेडागोजी के क्वेश्चन आ गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है क्या? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान या मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र।
तो उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कि अपर यानी कि 8 लेवल तक 6 to 8 लेवल तक सामाजिक विज्ञान में क्या क्या शामिल है? तो सबसे पहला इतिहास शामिल है, फिर भूगोल को भी शामिल किया गया है, और फिर कौन से विषय को शामिल किया गया है? तो राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस को भी शामिल किया गया है, और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। वहीं समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जो है कि ये समाजशास्त्र, देखिए ऑप्शन लास्ट ऑप्शन देखिए, समाजशास्त्र इसमें भी है, समाजशास्त्र इसमें, ये सब इंटर और आपका BA MA लेवल तक पढ़ाए जाते हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर में यही चारों सब्जेक्ट हैं। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, आगमनात्मक अधिनियम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? ऑप्शन है व्याख्यानात्मक शिक्षण का, या संरचनात्मक प्रशिक्षण का, या अनुकरण का, या निपुणात्मक अधिगम का। तो आगमनात्मक अधिगम को क्या कहते हैं? तो इंडक्टिव। आगमनात्मक को क्या कहते हैं? इंडक्टिव, और अधिगम को लर्निंग। इंडक्टिव लर्निंग में सबसे ज़्यादा कौन सा जो अप्रोच है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी कि विरोधाभासी है। तो कौन सा है कि व्याख्यानात्मक है या संरचनात्मक है? तो जो इंडक्टिव है उसमें संरचना की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। अनुकरण यानी कि सिमुलेशन भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और निपुणात्मक यानी कि मास्टरी लर्निंग भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया। लेकिन जो इंडक्टिव में है उसमें पहले ही व्याख्या आप दे देंगे, पहले ही एक्सपोजिटरी कर देंगे, पहले ही आपको अभी बच्चा सीख रहा है और पहले ही आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे, तो नहीं होगा। यही इसमें विरोधाभासी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 व्याख्यानात्मक शिक्षण। क्लियर है? थोड़ा सीटेट में घुमा फिरा के पूछता है आपको, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही किया जाता है। थोड़ा सा आप लोग 1-2 बार पढ़ेंगे, सोचेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप लोग सही सही कर जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी कथन है। ठीक है, 45 नंबर है कि दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। एक है कि आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। बी है यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। ऑप्शन है कि ए सत्य है और बी असत्य है, ए असत्य है, बी सत्य है, ए और बी दोनों असत्य है, या ए और बी दोनों सत्य है। तो आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट्स द बिल्डिंग ऑफ कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। बिल्कुल सही, ऐसा करती है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद करती है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आलोचनात्मक सोच दूसरों के तर्कों और उसमें विश्वासों को समझने में मदद तो नहीं करती है। ठीक है, यह कथन, दूसरा कथन असत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्य है और बी असत्य है। 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य यानी कि व्हाट इज एन एम्पिरिकल एविडेंस। अब वो अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन है कि इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, या अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, या मेट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, या आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों के उपयोग पर एकत्रित आंकड़े। तो अनुभवजन्य यानी कि इंपीरियल एविडेंस क्या है? तो जो अपनी इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में प्राथमिक स्रोतों से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े को ही अनुभवजन्य यानी कि इंपीरिकल एविडेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियाँ शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। कौन से शिक्षण के लिए? इतिहास के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, भूगोल के लिए, या राजनीतिक विज्ञान के लिए? तो भौतिक विशेषताओं के मॉडल आप किस विषय में आप प्रयोग करते हैं? तो सबसे हम लोग भूगोल में ही तो ग्लोब, मानचित्र, कंपास आदि का उपयोग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा भौतिक विशेषता के मॉडल प्रतिकृतियाँ किस विषय के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा?
तो भूगोल के लिए, किसके लिए? ज्योग्राफी के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, थर्ड भूगोल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, प्राथमिक और तृतीयक दोनों है। तो स्थानीय समाचार पत्र में मौसम का जानकारी किस प्रकार का स्रोत है? तो यह द्वितीयक स्रोत है। कैसे? तो सबसे पहले तो जो मौसम की जानकारी है वह तो गणनाकारों यानी कि आगणकों द्वारा, मौसम विभाग द्वारा उसको मिला होगा सबसे पहले, तो प्राथमिक वो हो गया। और समाचार पत्र क्या हो गया, या न्यूज एजेंसी क्या हो गया, वह द्वितीयक स्रोत हो गया। तो जानकारी का संग्रह का कैसा स्रोत हो गया? सेकेंडरी स्रोत। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सीखने की अक्षमता वाले विद्यार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो अनन्य यानी कि एक्सक्लूसिव कक्षा में, यानी कि विशेष यानी कि स्पेशल कक्षा में, समावेशी यानी कि इंक्लूसिव कक्षा में, या आधुनिक यानी कि मॉडर्न कक्षा में। तो सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी को हम लोग किस कक्षा में पढ़ाना चाहिए? तो समावेशी कक्षा में यानी कि इंक्लूसिव कक्षा में पढ़ाना चाहिए। और समावेशी शिक्षा का तात्पर्य ही है कि समाज की सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की एक मुख्य धारा में ढाल देना, मुख्य धारा में समाविष्ट करा देना, प्रवेश करा देना। ठीक है? इससे ताकि कोई भी बच्चे के अंदर हीन भावना का विकास ना हो। ठीक है? अपने अंदर, उसके अंदर हीन भावना का विकास ना हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, समावेशी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधि की योजना बनानी चाहिए। यह किसने दिया है कथन? CL ऑगडेन ने, या D पर्सेल ने, या JH बेल ने, या जेन पियाजे ने? तो यह कथन जीन पियाजे का है। ठीक है? यह कथन किसका है? तो जीन पियाजे का है। और जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मशहूर मनोवैज्ञानिक थे जो कि बाल विकास पर अपना कार्य किए थे और उन्होंने बहुत सारे रिसर्च भी किए थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जीन पियाजे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, या उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, या काम के लिए कक्षा को छोटे छोटे समूहों में विभाजित करें, या परियोजना करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें? तो उन्हें व्यक्तिगत परियोजना देनी चाहिए, बिल्कुल गलत। काम के लिए कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांट देना चाहिए, ये भी गलत है। और परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोतों को प्रदान कर देना चाहिए, ये भी गलत है। सबसे अच्छा क्या करना चाहिए? तो सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने, कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगा देना चाहिए। ठीक है? और एक दूसरे से बहस व चर्चा, वाद विवाद और निष्कर्ष परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? कभी कभी हिंदी में भी नहीं समझ में आता है तो बगल में इंग्लिश में दिया रहता है, तो इंग्लिश में भी आप लोग देखकर इसे पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि इंग्लिश में क्या लिखा है। कभी कभी इंग्लिश के पढ़ने से भी आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। तो इंग्लिश भी आप लोग को पढ़ा करिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, एक आत्मनिर्देशित यानी कि सेल्फ गाइडेड, आत्मानुशासित यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन सोच एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है, उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग, जटिल सोच यानी कि कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, बुद्धिमान सोच यानी कि इंटेलिजेंट थिंकिंग, या अमूर्त सोच यानी कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो एक आत्मनिर्देशित और आत्मनुशासित सोच क्या अमूर्त सोच कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। और ये क्या बुद्धिमत्ता होगा, जटिल होगा? नहीं होगा, ये आलोचनात्मक होगा। आलोचनात्मक सोच एक उसके उच्चतम स्तर पर तर्क करने का, आलोचनात्मक करने का, आलोचना करने और सहने का उच्चतम स्तर पर उसके प्रयास को ले जाती है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए? तो पशु अंगों के अवशेष से, देखिए यहाँ से हिस्ट्री आ गया है, ग्रेफाइट से या पौधों और खनिज से या स्लेट से। तो अजंता गुफा में किस प्रकार के इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए थे? तो अजंता और एलोरा में भी, तो अजंता और एलोरा की गुफा में, यहाँ पे बात अजंता की हो रही है, तो पौधों और प्लांट एंड मिनरल, पौधों और खनिजों से जो विभिन्न प्रकार के रंग पाए गए थे उन्हीं से चित्रकारी की गई थी और उन्हीं से रंग भरा गया था। और यह लगभग हजारों वर्ष बीतने के बाद भी अभी भी उसी की तरह जैसे उस टाइम था उसी टाइम अभी भी वैसा ही दिखता है। तो बहुत ही एक यह भारतीय कला का अद्भुत नमूना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पौधों और खनिज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई थी, किस पर? ताड़पत्रों पर, पत्थरों पर, कागज पर, लकड़ी पर। तो सबसे पुरानी लिपि आपका ताड़पत्र, पाम लीव्स यानी भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर, ताड़पत्रों पर, पाम लीव्स पर लिखा गया था सबसे पुरानी पांडुलिपि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ताड़पत्र। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या महापाषाण काल। पैलियोलिथिक, मिसोलिथिक, नियोलिथिक या मेगालिथिक। तो भारत मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि काल आपका पूरा पाषाण काल का माना जाता है और यह लगभग 20 से 25 लाख पूर्व से लेकर और 12,000 पूरा पाषाण काल में ही आपके मानव इतिहास की 99% घटनाएं इसी काल में घटी है और इसका काल 20 से 25 लाख साल पूर्व से लेकर लगभग 12,000 साल तक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कि यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, तो बिल्कुल सही, यहाँ खेती और पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ में। तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए सत्य है, बी असत्य है, बिल्कुल गलत। ए असत्य है, बी असत्य है, ये भी गलत है। ए और बी दोनों असत्य है, ये भी गलत है। ए और बी दोनों सत्य हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों सत्य हैं। ठीक है, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास ही एक उपजाऊ मैदान है और वहीं से निकलती है। और दूसरा कि यहाँ पे खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? ऑप्शन है पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में या जम्मू कश्मीर में। तो सबसे ज़्यादा हड़प्पा के नगर आपके गुजरात में मिले हैं। गुजरात में कौन कौन से? लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा और भी सारे हड़प्पा स्थल, सबसे ज़्यादा हड़प्पा स्थल गुजरात में ही आपके मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुजरात। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि में, पाली में, संस्कृत में या प्राकृत में। तो ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में ही रची गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार या अजातशत्रु।
तो मगध महाजनपद के सबसे पहले शासक बिंबिसार थे, जो कि 544 ईसा पूर्व 544 BC में मगध के ये प्रथम शासक बने थे। ठीक है दोस्तों, और यहीं से हर्यक वंश के स्थापना भी यहीं से बिंबिसार के द्वारा ही मानी जाती है, बिंबिसार के द्वारा ही किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिंबिसार। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में नहीं है? बुद्ध, धम्म, अहिंसा या संघ? तो कौन सा बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन सा है? तो बुद्ध है, धम्म है और संघ है। अहिंसा बुद्ध धर्म के त्रिरत्नों में नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 अहिंसा। क्लियर है।